करके कुछ गड़बड़ करा दें। आप नहीं ट्रस्ट कर सकते। अपने फ़ोन को बेचने के लिए एड्स डालें। मेरे पास एक फ़ोन आता है, ऐसा बताते हैं फ़ोन से बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। यदि आप फ़ोन किसी और को देना चाहते हैं तो आप मल्टीपल टाइम फॉर्मेट कीजिए। जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करें। नमस्कार, ये है डीडी न्यूज़ का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। देशवासियों को साइबर अपराध के खिलाफ जंग में मजबूत करने की दिशा में, जागरूक करने की दिशा में ये है डीडी न्यूज़ का एक प्रयास, ताकि हम और आप साइबर अपराध से अपने देश को और अपने आप को सुरक्षित रख सके। क्योंकि अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। चलिए सबसे पहले कार्यक्रम में एक सवाल का जवाब दें। आपका सबसे करीबी दोस्त कौन है? वो जिसके बिना आप कुछ नहीं करते, जो आपसे एक पल भी जुदा हो जाए तो आप घबरा जाते हैं, जिसके चेहरे से आपकी नजर ही नहीं हटती, जिसे चुप करा दिया जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, जिसकी आपको आदत सी हो गई है। इस सवाल के जवाब के लिए कोई नाम तलाशने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विडंबना ही है, लेकिन आज के दौर में ये सब बातें जिस पर सटीक बैठती हैं वो है आपका मोबाइल फोन। सही कहा ना? और ये मोबाइल फोन आपका दोस्त है या दुश्मन, ये इस बात पर निर्भर करता है कि फोन यूज करते हुए आप कितनी सावधानी का प्रयोग करते हैं, कितना सेफ रखते हैं इसे। क्योंकि हमारे फोन में हमारे जीवन से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी, निजी जानकारी, सीक्रेट्स, वित्तीय जानकारी आदि सभी तो है। इसीलिए इसे सेफ रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि लगभग सभी साइबर अपराध के तार इसी से जुड़े होते हैं। फोन कॉल्स, एसएमएस, लिंक, ईमेल, सोशल मीडिया आदि, जिन्हें आप अधिकतर फोन पर ही एक्सेस करते हैं। और इस कार्यक्रम में मैं आपको वो सब बताऊंगी जो अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आपको पता होना ही चाहिए, ताकि आप रहें साइबर अलर्ट। चलिए सबसे पहले बात की, अगर आपका फोन चोरी या फिर गुम हो जाए। बात करती हूँ श्वेता की। श्वेता मार्केट गई, कई दुकानों पर घूमी और जब घर पहुंची तो देखा मोबाइल फोन गायब था। वो घबरा गई कि करूं क्या। वाकई अगर आपका फोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो समझ में नहीं आता कि करें क्या। तो आइए जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। सबसे पहले मोबाइल फोन चोरी होने पर पुलिस को सूचित करें, एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि आपके फोन का दुरुपयोग किसी अपराध में भी हो सकता है। अगर फोन नंबर के साथ बैंक अकाउंट भी जुड़ा है तो खाता भी तुरंत ब्लॉक कराएं। पुलिस कंप्लेंट के बाद संचार साथी पोर्टल या ऐप पर जाएं और उसके बाद यहां नागरिक केंद्रित सेवाओं पर जाकर अपना खोया या चोरी हुआ फोन ब्लॉक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर पहले ऑप्शन पर जाकर अपना फोन नंबर, मोबाइल डिवाइस की सारी जानकारी, कब कहां गुम हुआ, फोन का IMEI नंबर, आपकी जानकारी, पुलिस में की गई शिकायत आदि जानकारी भरकर इसे सबमिट कर दें। रिपोर्ट किए गए मोबाइल हैंडसेट को 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाता है और ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने पर आपको SMS से जानकारी भी दी जाती है और ये ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट उस पुलिस स्टेशन को भी भेजी जाती है जहां आपने फोन की रिपोर्ट दर्ज की है। ऐप या पोर्टल पर आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और पुलिस स्टेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे देखें तो आजकल फोन लग्जरी नहीं, नेसेसिटी, जरूरत बन गई है और नया मोबाइल फोन खरीदने के लिए ऑनलाइन भी बड़े बड़े आकर्षक ऑफर्स दिए जाते हैं। राहुल ने ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट से स्मार्टफोन खरीदा, लेकिन वो मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा था। सर्विस सेंटर पहुंचा तो सर्विस सेंटर ने फोन का IMEI और सीरियल नंबर चेक करते हुए यूजर को बताया कि ये मोबाइल तो आउट ऑफ वारंटी है, फोन तो 2 साल पहले ही किसी और के द्वारा एक्टिवेट किया जा चुका था। आप ऐसी सिचुएशन या कहूं धोखे से बच सकते हैं। जब आप मोबाइल फोन खरीदें तो उसका IMEI नंबर सबसे पहले जांच लें। IMEI मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। अपने फोन का IMEI जानने के लिए या तो आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर इसको देख सकते हैं या फिर बहुत सिंपल है, अपने फोन पर *#06# ये डायल करें, तुरंत जानकारी आपके सामने होगी। फोन चोरी का या डुप्लीकेट तो नहीं, ये जानने के लिए आप टाइप करें KYM
15 डिजिट का IMEI नंबर डालें और 14422 पर आप SMS भेज दें। जानकारी आपके मोबाइल पे होगी। इसके अलावा आप संचार साथी पोर्टल या ऐप पर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। नागरिक केंद्रित सेवाओं पर क्लिक करें और फिर अपने मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जानें, इस ऑप्शन पर क्लिक करें, IMEI दर्ज करें, सबमिट कर दें और इससे भी इस IMEI नंबर के हैंडसेट की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। वैसे आप जो यूज कर रहे हैं उस पर आपको स्टेटस मिल जाएगा एक्टिव फोन। वैसे इससे आपको ये जानकारी मिल पाएगी ये IMEI नंबर पहले से प्रयोग में है या फिर ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है या फिर कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। इससे आप अवैध फोन या धोखे से बच सकते हैं। CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो सभी मोबाइल डिवाइसेस को IMEI नंबर से ट्रैक कर सकता है। इनके द्वारा अब तक 22 लाख से अधिक फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। और अब बात फोन बेचने की। आप जब भी अपना फोन बेचने की सोचें तो कुछ बातें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फोन में आपका डेटा होता है जिसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो अपने सारे डेटा का बैकअप जरूर लें और फिर क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। यदि आप फ़ोन किसी और को देना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक बार फॉर्मेट करके दे देंगे तो वो भी रिस्क है। मल्टीपल टाइम फॉर्मेट कीजिए। कई सारे क्लीनअप एप्लीकेशंस भी आते हैं जो उसको प्रॉपरली रीसेट कर देंगे। कुछ नहीं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रिकवर करके भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे डेटा रिकवरी टूल्स आते हैं जो चला के आप देखें कुछ भी रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड देन इट विल बी अश्योर्ड। हार्ड डिस्क के संग भी यही प्रॉब्लम है कि जब हार्ड डिस्क आप दें, पेन ड्राइव आप भूल जाते हैं उसमें डेटा है, क्योंकि इन सारी डिवाइसेस से डेटा रिकवर हो सकता है। और भले ही आपने वन टाइम फॉर्मेट भी किया होगा तब भी हो सकता है कुछ परसेंटेज ऑफ डेटा। तो इस वजह से क्लीनअप प्रोसेस पूरी तरह फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आईफोन वगैरह में आसान है, उसमें एक ऑप्शन होता है जिससे दोबारा फिर कभी कोई रिकवर होगा ही नहीं। तो देखा आपने, फोन की फॉर्मेटिंग करते हुए भी आपको ध्यान रखना है। वैसे साइबर अपराधी इसे लेकर भी आपको निशाना बना सकते हैं, लेकिन सतर्क रहकर आप बच सकते हैं। साइबर हीरो भी बन सकते हैं और आपका फोन बना रहेगा आपका दोस्त। ये बात 1 महीने पहले की है, जब मैं अपना पुराना फ़ोन बेचना चाह रहा था। तो उस दरमियान मैंने कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स में अपने फ़ोन को बेचने के लिए एड्स डाले और कुछ दिन के बाद ही मेरे किसी नोन के पास मैंने अपना फ़ोन बेच दिया। उन्होंने ख़रीद लिया, लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि जो भी वेबसाइट्स और ऐप्स में मैंने उस फ़ोन को बेचने के लिए ऐड डाला था वो मैं डिलीट करना भूल गया था। और फ़ोन बेचने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो अपने आप को दिल्ली साइबर सेल ऑफिस से ऐसा बताते हैं कि वो बात कर रहे हैं। तो मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि सर आपने अपना कोई फ़ोन बेचा था। तो मैंने बोला जी हाँ, फ़ोन तो बेचा था। तो सर कहाँ बेचा था? तो मैंने बोला कि मैंने किन्हीं को बेचा था जो मेरे नोन थे। तो नहीं सर, एक्चुअली उस फ़ोन का गलत इस्तेमाल किया गया है और उस फ़ोन से बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो फ़ोन आपके नाम से रजिस्टर्ड था, तो आपके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली साइबर सेल में। उन्होंने मेरे फ़ोन के सारे डिटेल्स को एक एक करके बता दिया, जैसे मेरा फ़ोन मॉडल, मेरा IMEI नंबर, मेरा नाम। और मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई मेरे फ़ोन का गलत इस्तेमाल करे। तब भी मैंने सोचा कि चलो हो सकता है 1% भी कि मे बी फ़ोन कहीं चोरी हो गया हो या गिर गया हो तो किसी ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया हो। फिर उन्होंने बोला कि सर आपके अगेंस्ट केस तो रजिस्टर्ड हो गया है और इसके लिए सर कुछ पेपर वर्क्स करने हैं हमें। तो आपको एक तो आपको सर दिल्ली साइबर सेल पुलिस स्टेशन आना होगा या फिर हम इसकी कार्रवाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने बोला ठीक है। फिर एक्चुअली उन्होंने फिर कुछ ऐसी बात की जैसे कि आपको सर आपकी कुछ निजी जानकारी हमारे साथ शेयर करनी होगी। और वो जानकारी ऐसी थी जैसे कोई एक मतलब
एक ऐसी निजी जानकारी जैसे OTP, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स वो आप किसी के साथ साझा नहीं करते, लेकिन वो तब भी उस कॉल के दौरान बोल रहे थे कि सर आपको ये डिटेल्स शेयर करने होंगे, आपको अपने UPI नंबर बताना होगा, आपको हम OTP भेजेंगे, वो OTP आपको देना होगा। मुझे फिर शक हुआ इस टाइम जब उन्होंने इसके लिए OTP की मांग की और मेरे UPI ID की मांग की। मैंने उनको कहा कि मैं तो OTP आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो एक काम करता हूँ कि मैं ना सीधा साइबर सेल ऑफिस में ही आ जाता हूँ, दिल्ली में ही, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। तो फिर जब क्योंकि उन्होंने फिर बाद में मुझसे कहा कि सर आप क्यों प्रॉब्लम में, मतलब आप क्यों आएंगे जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन ही कर दूँगा। लेकिन मुझे उस टाइम पता चल गया था कि नहीं, मेरे साथ ये फ्रॉड हो रहा है, कोई फ्रॉडस्टर ही है मेरे साथ जो ये काम कर रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं OTP तो शेयर नहीं करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए साइबर सेल का, मैं सीधा वहाँ पे ही आता हूँ। तो फिर अचानक से वो फ़ोन उन्होंने काट दिया। फिर मैंने दोबारा मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने फिर फ़ोन उठाया नहीं। तो फिर मैं उस समय मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार होते होते बच गया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से सतर्क था कि OTP आपको साझा नहीं करनी है, आपको अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। ये जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करें, कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, RTO से बोल रहा हूँ, पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, किसी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आप नहीं ट्रस्ट कर सकते। वो आपको डरा के, धमका के, लालच देकर, कंफ्यूज करके कुछ गड़बड़ करा दे, बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग। तो देखा आपने, सतर्कता में ही समझदारी है। यहाँ पर कार्यक्रम में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जाने कि आपके नाम पर कोई अवैध सिम तो नहीं है। आप देखते रहे साइबर अलर्ट। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। अच्छा, एक बात बताएं, क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपने नाम पर कितने सिम ले सकता है? अमूमन हमारे पास 1 या 2 सिम ही होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम तक ले सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में ये सीमा 6 सिम की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके नाम पर दरअसल कितने सिम इशूड हैं? ये जानना जरूरी है कि कहीं आपके नाम पर कोई और सिम काम तो नहीं कर रहा जिसका यूज अवैध काम में किया जा रहा हो। और ये जानना बहुत आसान है। संचार साथी पोर्टल या ऐप पर इस विकल्प पर जाएं, अपना फोन नंबर डालें और वेरीफाई होने पर आपके नाम पर जितने सिम हैं, ये जानकारी सामने आ जाएगी। यदि कोई नंबर आपका नहीं है तो आप उसे तुरंत विकल्प चुनकर इस नंबर को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके नाम पर अवैध सिम यानी मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। इसे तुरंत बंद कर दें और साथ ही 1930 पर कॉल कर शिकायत भी दर्ज करें। ये फोन बहुत काम का होता है, लेकिन स्मार्ट यूजर बनना भी तो जरूरी है ना। आजकल फोन पर लगभग हर किसी को कभी ना कभी धोखाधड़ी वाले साइबर अपराध, वित्तीय फ्रॉड के उद्देश्य से किए गए SMS कॉल्स या व्हाट्सएप मैसेजेस मिलते ही हैं। अगर आप इनकी रिपोर्ट करते हैं तो जांच एजेंसियों को भी मदद मिलती है। उन्हें पता चल पाता है कि क्या तरीके अपना रहे हैं ये साइबर अपराधी, और रिपोर्ट करना भी आसान है। संचार साथी पोर्टल या मोबाइल पर ही ऐप पर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में चक्षु पर जाएं। फ्रॉड संदेश से संबंधित जानकारी दें, यानी कैसे मिला कॉल, SMS या व्हाट्सएप पर कैसे मिला ये फ्रॉड संदेश, किस विषय पर है ये, यानी KYC, लोन, इन्वेस्टमेंट, जॉब स्कैम, फेक CBI पुलिस बनकर कॉल की गई आदि। ये तमाम जानकारी देकर इसकी रिपोर्ट आप कर सकते हैं। आपकी जागरूकता से ऐसे संदेशों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी और आपका फोन सबके लिए साबित होगा अच्छा दोस्त। और हम सब जानते ही हैं कि हमें ठगने के लिए फोन कॉल का प्रयोग करते हुए ये स्कैमर्स कॉल स्पूफिंग करते हैं, मतलब कॉलर ID को बदलकर किसी और नंबर से कॉल करना।
यानी जो नंबर दिखता है वो असल में होता नहीं है। इंटरनेशनल सिम कार्ड्स और ई सिम आजकल आसानी से अवेलेबल है, तो साइबर ठग अपराध के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो आपको फोन पर कॉल भारत से ही आती दिखती थी, पर ये विदेश से की जाती थी और पहले ये बहुत कॉमन था। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ साथ इंटरनेशनल इनकमिंग कॉल प्रिवेंशन सिस्टम को शुरू किया, जिससे ये इंटरनेशनल स्पूफ कॉल्स में 90% तक इन्हें ब्लॉक कर दिया गया। इन साइबर अपराधियों ने भी अपना तरीका बदल दिया और अब इंटरनेशनल नंबर से ही कॉल्स आती हैं, जिसे लेकर सावधान रहना आवश्यक है। ये स्पैम कॉल्स हो सकती हैं। वैसे जब भी किसी अनजान नंबर से कॉल आती है तो क्या आप शुरू के 2 नंबर जो कंट्री कोड होता है उस पर ध्यान देते हैं? नहीं ना? तो अब ध्यान दीजिए। कॉल आए तो फोन नंबर के शुरू में दिख रहे कंट्री कोड पर ध्यान दें। भारत का कोड है +91। विदेशों से आने वाली कॉल्स पर आपको कुछ और कंट्री कोड नजर आएंगे, जैसे +92, +96, +97, +98 आदि। ये कोड्स दूसरी कंट्रीज के हैं और ये फ्रॉड कॉल्स हो सकती हैं। और इन दिनों अनजान नंबरों से अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स आने के मामले देखे जा रहे हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको भारत के नंबर से कॉल आती है लेकिन कॉल करने वाला भारत में नहीं है और ये कॉल भारत के बाहर से आई है, तो ये संदिग्ध कॉल है। सतर्क हो जाएं, यानी व्यक्ति अपनी पहचान छिपा कर कॉल कर रहा है। तुरंत संचार साथी पोर्टल या ऐप पर जाएं। नागरिक केंद्रित सेवाओं यानी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंतर्गत भारतीय नंबर से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल के ऑप्शन पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स देकर सबमिट कर दें। ऐसी कॉल्स की रिपोर्ट जरूरी है। आपकी रिपोर्ट के आधार पर ट्राई ये पता लगाता है कि कोई अवैध इलीगल दूरसंचार एक्सचेंज तो काम नहीं कर रहा, और यदि ऐसा है तो आवश्यक कार्रवाई की जाती है। बड़े काम का है ये संचार साथी पोर्टल। वैसे आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी संचार साथी ऐप डाउनलोड जरूर कर लें और इसे यूज कर स्मार्ट साइबर यूजर बन जाए। जब भी आपको कोई स्पैम कॉल आए तो उसे काटने के साथ ही हर बार उसे ब्लॉक भी जरूर करें, ताकि वो आपको दोबारा परेशान ना करे। और ये तो अब आप जानते ही हैं कि अनजान लोगों की वीडियो कॉल्स कभी मत उठाएं। व्हाट्सएप पर एक फीचर है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी पर जाकर स्क्रॉल डाउन करें और कॉल्स पर जाकर साइलेंस अननोन कॉलर्स ऑप्शन को एक्टिवेट कर दें। इससे अनजान लोगों की कॉल्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। हालांकि ये कॉल्स टैब या नोटिफिकेशंस में आपको दिख जाएंगी। आपका भी जब फोन बजता है तो बहुत बार ऐसी कॉल्स आती होंगी ना, मार्केटिंग या प्रमोशनल कॉल्स। सर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, कोई चार्जेस नहीं है, और इस तरह की कॉल से आप भी परेशान होते होंगे। तो बस एक काम जरूर करिए, डू नॉट डिस्टर्ब ऐप पर अपना मोबाइल नंबर अवश्य रजिस्टर कर लें। ट्राई ने इस ऐप का लेटेस्ट वर्जन दिया है, ट्राई DND 3.0, जो बेहतर काम कर रहा है। तो यदि आपको कोई स्पैम कॉल्स आती हैं तो आप इसमें अपने सर्विस प्रोवाइडर की शिकायत भी कर सकते हैं। ये ऐप आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन जरूर मांगेगा, ताकि आपके सेव किए गए नंबर्स और अनजान मार्केटिंग कॉल्स के बीच में फर्क कर सके। और फोन को लेकर एक और बात जिस पर ध्यान जरूर दें। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर मुझे आपकी मदद चाहिए थी। बताओ भाई। सर मुझे कॉल करनी है। यार थोड़ा बिजी होंगी भाई। सर प्लीज़ करा दीजिए, अर्जेंट है सर, प्लीज़ करा दीजिए सर। चलिए ठीक है, अर्जेंट है सर। थैंक यू सर। तो देखा आपने, इससे सबक ये है कि अपना मोबाइल कभी किसी को कुछ सेकंड के लिए भी ना दें। कुछ सेकंड में ही वो आपके फोन में कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या कॉल फॉरवर्डिंग फीचर डाल सकते हैं, कोई मैलवेयर डाल सकते हैं। आपने तो मानवता के नाते मदद कर दी,
लेकिन जब फोन की बात हो तो इस तरह की मदद करना भारी पड़ सकता है। वैसे आप चाहें तो मदद करें, मगर कुछ इस तरह। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर मुझे एक कॉल करा सकते हैं, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है। यार अभी तो मैं बिजी हूँ यार, सॉरी। सर प्लीज़ सर करा दीजिए सर, अर्जेंट है सर, प्लीज़ सर। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेना। बताइए नंबर। सर मैं कर लूँगा सर। आप बताइए नंबर, आपको बात करनी है, बताइए। सर मैं कर लूँगा सर। कोई बात नहीं, आप बताइए ना, आपको बात करनी है, मैं करा रहा हूँ। 8743। हेलो। हेलो, मैं नसीम बोल रहा हूँ। मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो फ़ोन चार्ज करके कहीं से, तो मैं आप फिर बात करूँगा आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इस तरह आप भी बनिए फोन के स्मार्ट यूजर, ताकि ये बना रहे आपका सच्चा दोस्त। आपका फोन और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आप ही के हाथ में है। वैसे एक बात बताएं, क्या आप भी अपने एप्स, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर आदि को अपडेट करने में देरी करते हैं? पिछली बार कब किए थे आपने अपने एप्स, ब्राउजर अपडेट? याद रखें, अपने ऐप, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर को हमेशा अपडेटेड रखें। आप सोच रहे होंगे कि क्यों? सही तो काम कर रहे हैं। दरअसल जैसे जैसे वल्नरेबिलिटीज या सॉफ्टवेयर की कमजोरियां सामने आती हैं, जो आती रहती हैं, तो इन कंपनीज में टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन्हीं कमजोरियों पर नजर रखते हैं और पता चलते ही सिक्योरिटी फीचर्स डालकर अपडेट दे देते हैं, जो आपका सिस्टम आपको आगाह करता है कि अपडेट इज रेडी। इसे इग्नोर ना करें। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT-IN ने पिछले साल पुराने सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले एप्पल प्रोडक्ट यूजर्स के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी, क्योंकि अपडेटेड सॉफ्टवेयर ना यूज करने पर आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। पुराने मॉडल्स लेटेस्ट iOS सपोर्ट नहीं करते। और ध्यान रखें कि खतरनाक लिंक या डाउनलोड्स किसी भी डिवाइस की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, फिर चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर iOS। हमें भी कई ईमेल्स और मैसेजेस मिले हैं जिनमें ये पूछा गया है कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के साथ साथ iOS प्लेटफॉर्म पर भी क्या एहतियात बरतनी चाहिए। ये भी जरूरी है। आपको बताते हैं, जानते हैं साइबर एक्सपर्ट से। iOS डिवाइसेस को थोड़ा सिक्योर मानते हैं क्योंकि एक क्लोज्ड इकोसिस्टम होता है, तो उनको सिक्योर रखना और सिक्योर बनाना इजी होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि iOS प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ और सिक्योर हैं। आपको जो सावधानियां बरतनी हैं एक नॉर्मल मोबाइल फोन में, वो आपको iOS के साथ भी बरतना चाहिए। आपको जो ऐप्स होते हैं वो अननेसेसरी ऐप्स बिल्कुल ही डाउनलोड नहीं करना है, अपने फ़ोन पे नहीं रखना है। जो ऐप्स की सेटिंग्स हैं और जो फ़ोन के जो नॉर्मल सेटिंग्स होते हैं आईफोन के, उसमें आपको उतनी ही सेटिंग्स को इनेबल रखना चाहिए जितनी की आपको ज़रूरत हो। जो अपने लोकेशन ट्रैकिंग, डेटा शेयरिंग, ऐसे जो भी आपके सेटिंग्स होते हैं उनको डिसेबल रखना चाहिए। और जो ऐप्स जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो ऐप्स को परमिशन देते समय बहुत ध्यान रखना है कि हम किसी भी ऐप को अपने लोकेशन या फिर अपनी गैलरी या कैमरे को यूज़ करने की सेटिंग्स या अप्रूवल न दें। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो आपका एप्पल आईडी होता है उसको सिक्योर रखने के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो आपको इनेबल रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जो लोग कई बार यूज़र प्रोफाइल और ये बेटर बनाने के लिए जो iOS का एक बेसिक सिक्योरिटी फीचर होता है उसको ब्रीच करना चाहते हैं, जिसको हम iOS जेल ब्रेकिंग कहते हैं, तो बिल्कुल इससे परहेज करना चाहिए। और एक फीचर होता है जिसको कहते हैं फाइंड माई आईफोन। इस फीचर को हमेशा आप इनेबल करके रखिए। उससे क्या है, कभी आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो आप रिमोटली फ़ोन को लोकेट करना या अपने iOS डिवाइस से डेटा इरेज करना उससे संभव हो जाता है। तो एहतियात बरतनी तो हर प्लेटफॉर्म पर जरूरी है। वैसे लोग एहतियात के लिए ही VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी उपयोग करते हैं, ताकि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को साइबर क्रिमिनल्स ट्रैक ना कर सकें। लेकिन इसकी भी कमजोरियां हैं। आप यदि दिल्ली में हैं तो दिल्ली के IP एड्रेसेस ही आपके रिकॉर्ड्स में आएंगे, और यदि आपकी लोकेशन मूव नहीं कर रही है और आपका IP मूव कर गया है तो हम उसको थोड़ा सस्पेक्टेड देख लेंगे एक बार कि यार ऐसा थोड़ी ना कि ये बंदा तो यहाँ है और इसका अकाउंट UK में यूज हो रहा, तो आई शुड गिव एन अलर्ट।
तो लोग क्या करते हैं कि इस ऐसे केसेस में VPN यूज़ करते हैं। VPN क्या करता है कि आपको इंडिया का भी दिखा सकता है और आप इंडिया में हो नहीं। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हम जो ट्रस्ट वर्दी होती है वो IP एड्रेसेस के बेस पर ही होती है, और इस वजह से IP एड्रेस यदि चेंज हो जाता है या VPN यूज़ हो जाता है तो वो उस फिल्टर में नहीं आता और वो म्यूल अकाउंट ऑथेंटिक अकाउंट की तरह दिखने लगता है। अभी क्या है कि इस तरह के टूल्स के लिए एब्यूजिव IP का एक डेटाबेस बनना शुरू हुआ और वो भी रेगुलर अपडेट होता है कि कौन कौन से IPs हैं जो अब्यूजिवली यूज़ हो रहे हैं, VPN के खास तौर से। उसमें अधिकतर VPN IPs ही होता है। तो कई सारे बैंक्स की इंटरनल ऐप ने ये प्रोविज़न अब डाल दिया है कि यदि आपने VPN यूज़ किया तो वो ऐप चलेगी नहीं, ट्रांजेक्शन नहीं होगा। और आपके या किसी के साथ अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो पता है ना क्या करना है आपको? तुरंत 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत अवश्य दर्ज करें। और ध्यान रहे, साइबर अपराधी customerslegaladvice.in नाम से नकली वेबसाइट बनाकर भी ठग रहे हैं। सिर्फ साइबर क्राइम पोर्टल पर ही शिकायत करें। gov.in ही आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स होती हैं। साइबर दुनिया में इस सप्ताह कौन सी खास खबरें रही, आइए दिखाते हैं आपको साइबर समाचार। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको फोन को लेकर जो एहतियात बरती जानी चाहिए उन सब के बारे में बताया। ये कार्यक्रम है आपके लिए। आप अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। आइए मिलकर साइबर अपराध के खिलाफ इस लड़ाई से पार पाएं। हमारा ईमेल जानते हैं ना, cyberalert.ednews@gmail.com। और अब आप OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी साइबर अलर्ट के सारे एपिसोड्स देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी #cyberalert पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है। इसीलिए अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।